हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम लेखपाल के एग्जाम के लिए जो एक टॉपिक है सिलेबस में दिया हुआ ग्रामीण शोध प्रणाली, उसको कवर करेंगे। और ग्रामीण शोध प्रणाली का केवल यही एक वीडियो होगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बोरिंग भी हो सकता है, लेकिन आपको पूरा देखना है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन अवश्य पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें ज़्यादातर चीज़ें जो हैं पूरी हिंदी में बात होगी, तो आपको थोड़ा समझने में हो सकता है दिक्कत हो, जो इंग्लिश मीडियम का हो, लेकिन आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। इसके अलावा लेखपाल की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। फिर जो नंबर दिया है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको सभी हैंड रिटेन नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर दी जाएंगे। जो डेली क्विजेज टेस्ट वगैरह हैं वो सब मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो किसी भी गांव का विकास करने के लिए, उसका बहुमुखी विकास करने के लिए जो जो प्रणाली अपनाई जाती है, किसी योजना को लागू करना है तो जो जो चीज़ें अपनाई जाएंगी उसके शोध के लिए, वही है ग्रामीण शोध प्रणालियाँ। आपको जो इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कई सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको कॉमन सेंस से आंसर करना पड़ेगा। मान लीजिए कोई स्वच्छता से रिलेटेड है तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि ऑप्शन किस तरह का है। उसको सभी ऑप्शन प्रॉपरली पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पर स्वच्छता की बात की गई है, कौन सी शोध प्रणाली यहाँ पर अपनाई जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ग्राम विकास के अंतर्गत कितने विकास आ सकते हैं? तो सामाजिक विकास आ सकता है, सांस्कृतिक विकास आ सकता है गांव का, राजनैतिक विकास आ सकता है, आर्थिक विकास आ सकता है। तो इन सभी से रिलेटेड जितनी भी योजनाएं आएंगी उनके लिए शोध किया जाएगा, या फिर कोई योजना जो है लागू हो गई है वो किस तरह से काम कर रही है उस पर जो रिसर्च किया जाएगा, वही सब शोध है। शोध क्या होता है? तो नवीन प्रासंगिक ज्ञान प्राप्त करने का जो प्रयास होता है उसी को शोध कहा जाता है। ये आपको पता होगा। रिसर्च किसे कहते हैं? रिसर्च मतलब कि कोई चीज़ सर्च किया हुआ है लेकिन उसको फिर से उसको रिसर्च करके ऐसा करना कि वो बेहतर से बेहतर बन सके। गांव के लिए शोध की क्या विशेषता होती है, मतलब उसका कार्य क्या होता है शोध का? तो ग्राम का विकास करना, बस सीधी सी बात। शोध प्रणालियाँ कितने टाइप की हो सकती हैं, उनकी विधियाँ कितने टाइप की हो सकती हैं? तो पहली है सामाजिक शोध विधि, अगर समाज के ऊपर कोई शोध हो रहा है तो सामाजिक शोध विधि। सामाजिक सर्वेक्षण विधि, अगर शोध करना है तो सर्वेक्षण किया जा सकता है किसी गाँव का। ऐतिहासिक अनुसंधान विधि, उस गाँव का इतिहास किस तरह का उसको देख के उस हिसाब से वहाँ पर योजनाएँ लागू की जा सकती हैं। तुलनात्मक विधि, अगर पहले कोई योजना लागू हो चुकी है तो वर्तमान में अगर कोई दूसरी चीज़ लागू करनी है तो तुलना की जा सकती है क्या बेहतर होगा। अवलोकन विधि, मतलब हर तरह से देख लिया जाए कि ये चीज़ बेहतर है या नहीं, उसके बाद जो विधि लागू की जाती है उसे शोध की विधि, उसे अवलोकन विधि कहा जाता है। फिर वैज्ञानिक विधि, सभी वैज्ञानिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखा जाता है कि अगर कोई चीज़ लागू हो रही तो उससे विज्ञान को क्या फ़ायदा होगा, उससे पर्यावरण पे क्या नुकसान आ सकता है। तो ये सभी चीज़ें वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत आएंगी। इसके प्रोसेस होते हैं। फिर आता है निर्देशन या फिर प्रतिदर्श विधि, इसे अभी हम आगे देखेंगे। प्रतिदर्श विधि क्या होती है? एक जैसे कोई बड़ा सा चीज़ है उस पर सर्वे के लिए हम थोड़ा सा पार्ट ले सकते हैं, तो ले लेते हैं, उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, तो वही प्रतिदर्श विधि हो जाती है। प्रश्नावली विधि, अगर हम जाके सीधे गांव में लोगों से बात करें, प्रश्न पूछें, उस आधार पे भी हम शोध कर सकते हैं। साक्षात्कार विधि, किसी एक व्यक्ति को जो काफ़ी पढ़ा लिखा हो या फिर उस जिस चीज़ में हम रिसर्च कर रहे हैं उससे रिलेटेड उसको ज़्यादा ज्ञान हो, तो साक्षात्कार विधि मतलब इंटरव्यू की तरह की एक विधि होती है। अनुसूची विधि, सूची बना के हम काम कर सकते हैं इस विधि में। अंतर्वस्तु विश्लेषण विधि, किसी वस्तु के ऊपर विश्लेषण किया जा सकता है, या फिर कोई अगर समस्या है उस समस्या का विश्लेषण करके भी हम अपने शोध तक पहुंच सकते हैं। फिर आंकड़ा विश्लेषण विधि, पिछले आंकड़ों को देखकर उन आधार पे भी शोध किया जाता है। सांख्यिकी विश्लेषण विधि, सांख्यिकी के आधार पर भी जो बारंबारता वगैरह होती है, माध्यिका वगैरह होती है, उस आधार पर डेटा कलेक्ट करके उसको निकाल के उसके बाद सांख्यिकी के आधार पर विश्लेषण किया जाता है। व्यक्तिगत अध्ययन विधि, किसी एक विशेष व्यक्ति को लेकर भी अध्ययन किया जा सकता है। आगे चलेंगे। पहली जो हमने विधि देखी थी सामाजिक शोध प्रणाली, अभी इतने को ही हमें पढ़ना है जितनी विधियां दी हुई हैं, इसके आगे हमें नहीं पढ़ना है कुछ भी। अब सामाजिक शोध विधि क्या होती है कि इसमें समाज का वैज्ञानिक स्तर पर शोध किया जाता है। उसमें समाज में क्या चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, किस तरह से समाज की समस्या खत्म हो सकती है, गाँव में जो विवाद होते हैं किस तरह से समाप्त किए जा सकते हैं, उनका हल निकाला जाता है सामाजिक शोध विधि में। अब इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं? तो वैज्ञानिक विधि द्वारा सामाजिक घटनाओं का सूक्ष्म विश्लेषण किया जाता है, परिकल्पना की उपयुक्त जाँच और परीक्षण किया जाता है, नए तथ्यों की खोज की जाती है, पुराने तथ्यों का सत्यापन किया जाता है। ये सब चीज़ें आपको ऑप्शंस में मिलेंगी कि इसमें क्या क्या विशेषता है इसकी। नए तथ्यों की खोज, पुराने तथ्यों का सत्यापन, सामाजिक घटनाओं का सूक्ष्म विश्लेषण, ऐसा मिलेगा आपको। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, फिर चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। सामाजिक समस्याओं और उनके कारणों को एकत्रित करके उसको उजागर करना, नए सिद्धांतों का निर्माण करना, ये सब सामाजिक समस्याओं को दूर करने की विशेषताएं हैं। अब इसमें कौन कौन से क्षेत्र आ सकते हैं यहाँ पे देख लीजिए। एक सामूहिक पूरा समाज आ सकता है। समाज की किसी भी तरह की समस्या हो, चाहे वो परिवार के लेवल पे हो, चाहे संगठन के लेवल पे हो, चाहे ग्रामीण समाज के लेवल पे हो, किसी परिवार की कोई समस्या हो, राजनीति से संबंधित कोई समस्या है, संस्कृति से संबंधित कोई समस्या है, तो ये सभी किसके अंतर्गत आ जाएंगी? सामाजिक शोध प्रणालियों के अंतर्गत। आगे चलेंगे। इसका महत्व क्या है? तो सामाजिक समस्या खोजने में मदद करता है। बाद में क्या हो सकता है उसकी भी भविष्यवाणी की जा सकती है कुछ शोध वगैरह करके, मतलब कि किस तरह की समस्या है, इसका परिणाम क्या निकल सकता है। ये अच्छे अच्छे लोग जो
चुने जाते हैं, आप ही लोगों में से चुने जाएंगे, वही सभी काम करेंगे। समाज का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है। विश्वास निवारण, किसी भी गांव में अगर कोई कुरीति फैल रही, कोई अंधविश्वास फैल रहा है तो उसको खत्म करने का काम इसी सामाजिक शोध प्रणालियों का होता है। समस्याओं का निष्पक्ष विश्लेषण किया जाता है, समस्याओं के नियंत्रण के उपाय खोजे जाते हैं, किस तरह से समस्याएं खत्म होंगी समाज में। सारा चीज़ जो है इसमें समाज पे ही फोकस्ड होता है। अब इसमें समस्याएं क्या हैं जो सामाजिक शोध प्रणाली में आती हैं? वस्तुनिष्ठता की कमी होती है, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना होता है, कोई आपको ऑप्शन नहीं दिया जाएगा कि डायरेक्ट आप सोल्यूशन पे पहुंच जाएं, तो वस्तुनिष्ठता की कठिनाई होती है। प्रमाणिकता की समस्या होती है कि कोई एक प्रमाण ठोस नहीं रहता है, आपको अपने दिमाग से चीज़ें सॉल्व करनी पड़ेंगी। अवधारणा में स्पष्टता का अभाव होता है, हर चीज़ में थोड़ा बहुत डाउट रह जाएगा कि जो योजना लागू हो रही है पता नहीं ये सफल होगी कि नहीं, तो स्पष्टता का अभाव होता है। सामाजिक घटनाओं का लगातार परिवर्तनशील होना, अगर कोई समाज में काफ़ी लोग होते हैं तो घटनाएं परिवर्तित होती रहती हैं। प्रयोगात्मक अनुसंधान का अभाव, इसमें प्रयोग करने में ज़्यादा इतना अनुसंधान किया नहीं गया है, इसलिए भी इस चीज़ का मतलब जो कोई भी प्रणाली लागू की जाती है तो उसमें अभाव पाया जाता है, अनुसंधान का अभाव पाया जाता है। आगे चलेंगे, उद्देश्य क्या है इसका? सामाजिक जो शोध प्रणाली है, नवीन ज्ञान प्राप्ति करना, वर्तमान ज्ञान में वृद्धि करना, दूरस्थ सामाजिक जीवन को समझना और उस पर नियंत्रण करना, सामाजिक तनाव और अराजक जो तत्व होते हैं उन्हें कम करना, लड़ाई झगड़े कम करना, कुरीति मिटाना, बहुत सारा चीज़ इसमें आ जाएगा। सामाजिक जीवन को विकासशील बनाना। फिर आता है दूसरा जो पॉइंट था, सामाजिक सर्वेक्षण विधि। ये क्या होती है? तो सामाजिक घटनाओं अथवा जीवन के किसी भी विशेष पक्ष अथवा समस्या से संबंधित जो वैज्ञानिक अध्ययन होता है उसे सामाजिक सर्वेक्षण विधि कहते हैं। ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पेज थोड़ा सा ब्लर हो गया है, इसे ध्यान से सुनिएगा बस। समस्याओं के निराकरण में सहायता करती है सर्वेक्षण विधि। अब इसकी विशेषता क्या क्या है? ये किसी निश्चित भौगोलिक सीमा में कुछ जनसमूहों को या समुदाय को इकट्ठा किया जाता है, उनसे कुछ आंकड़े लिए जाते हैं और उनका सांख्यिकीय विश्लेषण होता है। किसमें ये जो सामाजिक सर्वेक्षण हम पढ़ रहे हैं इसमें किस तरह का विश्लेषण होता है? तो सांख्यिकीय विश्लेषण होता है। फिर पद्धति परिमाणात्मक होती है, मतलब कोई डेटा कलेक्ट किया जाता है। परिमाण मतलब कोई डेटा जो नंबर में होता है उसे परिमाण कहते हैं। फिर इसके निष्कर्ष वास्तविकता पर आधारित होते हैं, जो चीज़ें बताई जाएंगी फैक्ट ही रहेगा पूरा। इसमें वैज्ञानिक शुद्धता के गुण मौजूद होते हैं। अगर सामाजिक सर्वेक्षण आए तो इसमें वैज्ञानिक शुद्धता के गुण मौजूद होंगे, सब चीज़ आंकड़ों पर आधारित होगी, सांख्यिकी की व्यवस्था होगी, तो इस तरह से ऑप्शन में आपके रह सकता है। आगे चलेंगे, उद्देश्य की बात करें तो सामाजिक घटना का वर्णन और अध्ययन, इसमें भी वही चीज़ है। श्रमिकों की दशा का अध्ययन किया जाता है, कल्पना निर्माण और उसका परीक्षण किया जाता है, सामाजिक सिद्धांतों का अध्ययन इसमें किया जाता है। इसके अलावा व्यवहारिक और उपयोगितावादी दृष्टिकोण बनाकर सामाजिक सुधार की बात इसमें की जाती है। लगभग उद्देश्य सबका सेम ही रहेगा कि हमें समस्या को खत्म करना है, समाज को विकास की तरफ लेके जाना है। समस्या इसमें क्या आती है इस सामाजिक सर्वेक्षण प्रणाली में? तो अध्ययन का सीमित क्षेत्र होता है, कुछ जन समुदाय इकट्ठा किया जाता है, उन्हीं का अध्ययन किया जाता है, तो क्षेत्र सीमित हो गया। अत्यधिक धन और समय का व्यय होता है, आंकड़े एकत्रित करने होते हैं, इसमें सांख्यिकी बनानी होती है, तो इसमें धन ज़्यादा लगता है, समय भी ज़्यादा लगता है। सूचनाएं संभालने में भी समस्या आती है क्योंकि डेटा बहुत ज़्यादा होता है। केवल वर्तमान समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, इसमें पिछली समस्याओं का अध्ययन नहीं किया जा सकता है, इसलिए भी ये समस्याओं में आएगा। आगे चलेंगे, ऐतिहासिक अनुसंधान विधि क्या होती है? अब ऐतिहासिक है तो भूतकाल की घटनाओं पर आधारित होगी, तो ये यहाँ पे भूतकाल से सीखा जाता है कि भविष्य में हमें किस तरह से चीज़ों को सॉल्व करना है। आगे चलते हैं, इसका उद्देश्य क्या होता है? तो अतीत की घटनाओं, विकास क्रमों और विगत अनुभूतियों का वैज्ञानिक अध्ययन इसमें किया जाता है। मतलब सब चीज़ पीछे की बात होगी, इसमें किस तरह से उसे आज यूज कर सकते हैं वही सब इसमें किया जाता है। क्षेत्र कौन कौन सा इसका? तो मनोवैज्ञानिकों एवं बड़े शिक्षा शास्त्रियों के विचार का अवलोकन होता है। इसमें पुरानी जो बातें लिखी जा चुकी हैं, थ्योरीज वगैरह, उसका अध्ययन किया जाता है। शैक्षिक और मनोवैज्ञानिक विचारों के विकास की स्थिति कैसी है वो सभी चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है। मतलब पुरानी चीज़ें, पुराने जो शोध हो चुके हैं उस आधार पर वर्तमान शोध किया जाता है। आगे चलेंगे, समस्याएं क्या क्या हैं इसमें? तो तथ्यों का बिखराव पाया जाता है, पुरानी चीज़ें हैं तो हो सकता है एक साथ ना मिले। वस्तुनिष्ठता की इसमें भी कमी होती है, ज़रूरी नहीं है जो चीज़ें पहले शोध किया जा चुका है वो सत्य है पूरा, अभी के लिए हो सकता है वो अच्छा ना हो। फिर है प्राप्त लेखों को त्रुटिपूर्ण और रखरखाव, अर्थात प्राप्त लेख एक व्यवस्थित क्रम में नहीं पाए जाते हैं। अगर कोई चीज़ पहले की जो रखी है वो अरेंज ढंग से अच्छे से नहीं रखी गई है तब भी इसमें समस्या होती है। आगे चलेंगे, तुलनात्मक विधि क्या होती है? तो इसमें तुलना के आधार पर अध्ययन किया जाता है। तुलनात्मक विधि न केवल कुछ घटनाओं अथवा समस्याओं की पारस्परिक तुलना करती है, अरस्तु तुलनात्मक विधि का जनक कहा जाता है, तुलनात्मक विधि का जनक कहा जाता है। आगे चलेंगे, विशेषताएं क्या होती हैं इसकी तुलनात्मक विधि की? तो समाज में होने वाले परिवर्तनों का इसमें अध्ययन किया जाता है, विशेष सामाजिक घटना और समस्या का अध्ययन किया जाता है। लगभग विशेषता सबकी सेम है,
जहाँ पे आपको डेटा की ज़रूरत हो तो वहाँ पे डेटा का यूज़ कर लिया जाएगा। ऐतिहासिक बात हो रही तो मतलब इतिहास की बात करेंगे। पुराने जो शोधकर्ता हैं उनके आधार पर आधारित होगी, मतलब उनकी जो शोध प्रणालियाँ होंगी उस पर आधारित होगी। चरण कितने होते हैं इसमें तुलनात्मक अध्ययन के, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे चरण दिए हुए हैं, पहले कौन सा आएगा फिर बाद में कौन सा आएगा। समस्या की पहचान करना इसका पहला चरण है, फिर समस्या का अवलोकन किया जाएगा। यहाँ पे पूछा जा सकता है पहले पहचान आएगी फिर अवलोकन आएगा, फिर पूर्व परिकल्पना का उत्सर्जन, जो पहले की परिकल्पनाएं हैं उनके आधार पर चीज़ें देखी जाएंगी। तथ्यों का संकलन किया जाएगा, उसके बाद फिर पृथकता का मूल्यांकन और प्रभावी तथ्यों को प्राप्त करना, जो भी तथ्य इंपॉर्टेंट होंगे उन्हें इकट्ठा करना। फिर सैद्धांतिक संरचना विकसित करना, एक संरचना विकसित की जाएगी। फिर वस्तु और विधि का परिसीमन, फिर विश्लेषण और व्याख्या की जाएगी। तो इतनी चीज़ें आती हैं। यहाँ पे पहला वाला जो 2-3 है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले पहचान की जाएगी, फिर अवलोकन, फिर उत्सर्जन, फिर संग्रहण, उसके बाद फिर जो तथ्य हैं उन्हें इकट्ठा किया जाएगा। फिर एक सैद्धांतिक संरचना विकसित की जाएगी, वस्तु एवं विधि का परिसीमन किया जाएगा, उसके बाद विश्लेषण और व्याख्या की जाएगी। तो ये कौन सा अध्ययन था? तुलनात्मक विधि अध्ययन। आगे चलेंगे, अवलोकन विधि क्या होती है अब? तो ये अवलोकन विधि का उद्देश्य होता है, इस विधि के अंतर्गत अवलोकनकर्ता घटनास्थल पर जाकर आंखों से उसे देखता है और समझता है कि उसके बाद जानकारी प्राप्त करता है। तो अवलोकन करना मतलब देखना जाके। विशेषताएं क्या होती हैं इसकी? तो प्रत्यक्ष, सूक्ष्म और गहन उद्देश्यपूर्ण इसका अध्ययन होता है। एकदम अच्छे से देखा जाता है। सरल और अधिक शुद्ध होता है, क्योंकि वहाँ पे घटनास्थल पर जाके चीज़ें देखी जा रही हैं। निष्पक्ष रूप होता है, सब चीज़ें यहाँ पे एकदम अच्छी होंगी, क्योंकि लोग वहाँ पे जाके देख रहे हैं, जो अधिकारीगण हैं वहाँ पे जाके चीज़ों को समझ रहे हैं। आगे चलेंगे, यहाँ पे सामूहिक व्यवहार का इसमें अध्ययन किया जाता है। वहाँ पे जो लोग मौजूद होंगे उनसे भी पूछा जा सकता है क्या चीज़ें हैं, तो यहाँ पे सब घटना स्थल पर होता है। आगे चलेंगे, इसकी जो सीमाएं और दोष हैं, खर्चीली है ये काफ़ी, क्योंकि वहाँ पे जाना पड़ता है। भूतकालीन घटनाओं से अलगाव होता है इसका, हो सकता है कि आप प्रेजेंट में वहाँ पे जाके देखें घटना स्थल पर तो चीज़ें अलग हों। फिर एक कुछ विशेष घटनाओं के अध्ययन में अनुपयुक्त, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो घटनास्थल पर जाकर पता नहीं चलती हैं, आपको अलग से भी उसे देखना पड़ेगा। अपर्याप्त घटनाएं, बहुत ज़्यादा अगर घटनाएं होंगी तभी इसमें दिक्कत आ जाएगी। पक्षपातपूर्ण व्यवहार संभव हो सकता है, जो व्यक्ति वहाँ पे गया है वो पक्षपातपूर्ण व्यवहार करे घटनास्थल पर जाकर। फिर आगे चलेंगे, यहाँ पे वैज्ञानिक विधि क्या होती है? तो सामाजिक समस्याओं और घटनाओं को वैज्ञानिकता और तार्किकता के आधार पर विश्लेषण करने की, जो समस्या को मूल्यांकन किया जाता है तार्किकता के आधार पर, वही वैज्ञानिक विधि कहलाती है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी विशेषताएं क्या होती हैं? तो ये वस्तुनिष्ठता होती है इसमें, मतलब ये एकदम करेक्ट होती है। तार्किक विधि होती है, तार्किक पद्धति इसमें अपनाई जाती है। अवलोकन तथा तथ्यों का एकत्रीकरण करके परिणामों की शुद्धता बढ़ जाती है। यहाँ पे तथ्य इस तरह से एकत्र किए जाते हैं, एकदम एग्जैक्ट होते हैं। फिर आगे चलेंगे, सार्वभौमिकता की सुनिश्चितता, मतलब ऐसा चीज़ इसमें जो रिजल्ट निकल के आता है वो ग्लोबली एक्सेप्टेड होता है, मतलब उसको सब लोग को मानना पड़ेगा और मान भी जाते हैं लोग आसानी से, कोई भी वैज्ञानिक चीज़ होती है तो। इसके प्रमुख चरण कौन से हैं वैज्ञानिक विधि के? तो पहले समस्या का चुनाव, ये चरण काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर साधनों का चयन, पूर्व अध्ययन के आधार पर देखा जाएगा। फिर उसके बाद फिर अनुसंधानकर्ता जो है चुनाव व परीक्षण करेगा, तथ्यों का वर्गीकरण किया जाएगा, उसके बाद सामान्यीकरण होगा। पहले समस्या का चुनाव, फिर साधनों का चयन, पूर्व अध्ययन, अनुसंधानकर्ता का चुनाव और परीक्षण, तथ्यों का वर्गीकरण, उसके बाद सामान्यीकरण। आगे जो विधि है वो है निर्देशन या फिर प्रतिदर्श विधि। इस विधि में, इस पद्धति में क्या होता है कि कुछ बड़ा जो समूह होता है उसमें से कुछ सैंपल ले लिया जाता है, उसका निरीक्षण और परीक्षण किया जाता है, उसी आधार पर समस्या का निराकरण किया जाता है। विशेषताएं इसकी क्या होती हैं? तो सूचनाओं की प्राप्ति में सहायक होती है। चयनित इकाइयों को बड़े स्तर पर अध्ययन किया जा सकता है, कोई भी बड़ा संस्थान है उसमें थोड़ा सा चीज़ लेके उसका अध्ययन किया जा सकता है। समय की बचत होती है इसमें समाज या समूह को केवल उन्हीं चयनित इकाइयों का अध्ययन किया जाता है जिसमें समाज या समूह के सभी गुण विद्यमान हो। मतलब अगर कोई सैंपल हमें उठाना है तो इस तरह का सैंपल लेना है कि उसमें सारी चीज़ें आ जाएं, हर वर्ग के लोग उसमें आ जाएं, तो इस तरह की इसमें चीज़ें होती हैं। अब दोष क्या है इसका? निर्देशन जो पद्धति है, तो निर्देशन पालन की अनिश्चितता, मतलब जो सैंपल लिया जा रहा है उसमें बहुत सारी अनिश्चितताएं भी पाई जा सकती हैं। हो सकता है सैंपल में सभी चीज़ें, सभी गुण ना आ पाएँ जो पूरे जो ग्रुप था उसमें थे, तो ये भी एक दोष हो सकता है। समस्या के क्षेत्र का विशेष ज्ञान होना आवश्यक, अगर आप कहीं से सैंपल ले रहे हैं तो उस क्षेत्र का आपको ज्ञान होना आवश्यक है, ये भी दोष है। अगर ज्ञान नहीं है तो हो सकता है आप गलत सैंपल उठा लें। पक्षपातपूर्ण व्यवहार संभव, हो सकता है आप जो सैंपल ले रहे हैं उसमें से जो लोग हैं वो उनके साथ आप पक्षपातपूर्ण व्यवहार करके किसी तरह से निपटा के छोड़ दें, तो ये भी संभव है। तो ये दोष आ जाएंगे इसमें निर्देशन प्रणाली में, सैंपल प्रणाली में, क्योंकि आप सबके साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। प्रश्नावली विधि क्या होती है? इसमें अध्ययन विषय से संबंधित विस्तृत क्षेत्र में व्यक्तियों के पास एक सूची भेजी जाती है, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वो कुछ प्रश्न का उत्तर स्वयं लिख के डाक द्वारा उपयुक्त समय पर भेज दें। तो ये चीज़ होती है जिसमें सभी से क्वेश्चन पूछ के उसके बाद शोध किया जाता है। और ये इसकी विशेषताएं क्या होती हैं? तो सूचना एकत्रित करने की एक अप्रत्यक्ष विधि होती है। प्रश्नावली भरते समय अनुसंधानकर्ता द्वारा सूचनादाता को किसी प्रकार की सहायता नहीं दी जाती है।
जो प्रश्नावली भरते टाइम पे जो जिसने भेजा है उस क्वेश्चन को वो किसी तरह की हेल्प नहीं करेगा जो वापस भेज रहे हैं उसे डाक द्वारा। तो ये है प्रश्नावली प्रणाली। प्रश्नावली प्रणाली का उपयोग केवल शिक्षित समाज के व्यक्तियों से आंकड़े एकत्रित करने में किया जाता है। अब इनका यूज़ गाँव में बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर नहीं हो सकता है लोग एक फॉर्म भरने के लिए भी लोग किसी पढ़े लिखे इंसान को ढूंढते हैं। तो ये चीज़ इसमें दोष पाए जाते हैं। सीमाएँ इसकी क्या क्या हैं? आधी अधूरी सूचनाएं अर्थात जो प्रश्न प्रश्नावली में विद्यमान होंगे उन्हीं का उत्तर दिया जा सकता है। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ अगर गांव वाले बताना चाहें तो वो चीज़ें इसमें नहीं हो सकती। प्रेरणा का अभाव होता है, जितनी चीज़ें लिखी हैं उतनी ही वो लिख सकता है, अपने आप से कोई क्वेश्चन या फिर कोई आंसर ऐड नहीं कर सकता। केवल शिक्षित समाज के लिए उपयोगी है ये। तो ये इसकी सीमाएँ थी प्रश्नावली विधि की। अब है साक्षात्कार विधि। तो ये एक आत्मनिष्ठ विधि है। इसका उद्देश्य साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के माध्यम से सूचनाओं की सार्थकता और विविधता सुनिश्चित करना होता है। एक इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, उसके आधार पर शोध किया जाएगा। इसके द्वारा एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह में जीवन के अपरिचित तथ्यों का ज्ञान प्राप्त करके रिपोर्ट तैयार की जाती है। आगे चलेंगे इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो ये एक उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप होता है जिसके आधार पर हम निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। साक्षात्कार एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। ये एक दूसरे के मध्य संपर्क स्थापित करने का माध्यम है। तो इस तरह से जो समस्या है उसका निराकरण हो सकता है। अब इसके दोष क्या होते हैं साक्षात्कार प्रणाली के? तो उत्तर स्वाभाविक ना होकर साक्षात्कारकर्ता के मन को प्रसन्न करने वाले होते हैं। तो आपने देखा होगा कि इंटरव्यू में सब चीज़ें सही से नहीं बोली जाती। फिर है परिणामों में एकरूपता होने की संभावना में कमी। परिणाम जो है वो हो सकता है उस तरह के ना आए जिस तरह का आपने साक्षात्कार किया था। विभिन्न माध्यम और अंतःक्रिया भी साक्षात्कारकर्ता को प्रभावित करती है। अब साक्षात्कार लेने का माध्यम जो है वो अलग अलग हो सकता है जाके जहाँ पे वो व्यक्ति हो वहाँ पे साक्षात्कार हो या फिर किसी अन्य माध्यम से हो, मीडिया वगैरह से। तो इस चीज़ का भी मतलब इस चीज़ में भी कमी आ सकती है और उस टाइम पे जो साक्षात्कार दे रहा है व्यक्ति उसकी मन की स्थिति क्या है उस आधार पर भी दोष आ सकते हैं। तो ये है साक्षात्कार विधि के दोष। साक्षात्कारकर्ता की जाति, लिंग और समाज में उसके स्थान पर बेहद असर होता है जिससे परिणाम शुद्धता की संभावना अल्प हो जाती है। कुछ ऐसे इंटरव्यू देने वाले लोग होते हैं जो उसी तरह का आंसर देंगे जिनसे उनकी समाज में प्रतिष्ठा बढ़े, ऐसा चीज़ नहीं बताएंगे जिनसे उन्हें किसी तरह का भी लांछन झेलना पड़े। तो ये एक दोष होता है साक्षात्कार विधि का। अगली जो विधि है वो है अनुसूची विधि। यह मुख्यतः तथ्यों और संकलन की विधि है जिसमें अवलोकन, प्रश्नावली और साक्षात्कार आदि का सहारा लेकर रिपोर्ट तैयार की जाती है, एक अनुसूची तैयार की जाती है। इसमें कई चीज़ होता है, अवलोकन होता है, प्रश्नावली होती है, साक्षात्कार होता है, सब किस में आ जाएगा? अनुसूची में। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं, ऑप्शन इस तरह से रह सकते हैं। विशेषताएं क्या है? तो शोधकर्ता को घटना स्थल पर निरीक्षण करने का अवसर मिलता है। इसे शोधकर्ता स्वयं भरता है। इसी प्रकार की सभी प्रकार की शैक्षिक योग्यता वाले इसमें शामिल हो सकते हैं क्योंकि इसमें अवलोकन विधि भी शामिल है, साक्षात्कार विधि भी शामिल है और इसमें प्रश्नावली विधि भी शामिल है। अब इसके दोष क्या हो सकते हैं कि ये बहुत सारी विधियाँ इसमें शामिल हैं तो खर्चीली तो ज़्यादा होगी, समय भी इसमें ज़्यादा लगेगा, व्यय भी ज़्यादा होगा, अधिक लोगों का इसमें समन्वय होगा, भागीदारी का अभाव होता है क्योंकि इसमें हो सकता है कि जितनी चीज़ें की जा रही हैं, जितनी विधियाँ इसमें सभी अपनाई जा रही हैं, हो सकता है लोग भागीदारी सब में ना करें। फिर इसमें पक्षपातपूर्ण व्यवहार इसमें भी हो सकता है। लगभग सभी में पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जा सकता है अगर सही से शोध ना करना हो तो। आगे चलते हैं। अंतर्वस्तु विश्लेषण विधि। यह एक सामाजिक शोध की ऐसी विधि है जिसमें विभिन्न स्रोतों से प्राप्त गुणात्मक सामग्री को एक श्रेणी में व्यवस्थित किया जाता है। तो मतलब इसमें एक व्यवस्थित क्रम में अरेंज करना है एक तरह के गुण वाले चीज़ों को, जिस तरह से भी हम शोध करेंगे जो बाद में हमें शोध करने में हेल्प करेंगे। अगर कोई एक सैंपल ले रहे हैं या फिर किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो इस तरह से सब डेटा अरेंज करेंगे कि एक तरह की प्रॉब्लम एक साथ रहे। विशेषताएं क्या होती हैं इसकी? तो वस्तुनिष्ठ अध्ययन में सहायता करती है, मतलब एक एग्जैक्ट हमें चीज़ें डेटा मिल जाता है, एक साथ रहता है। भाषागत अभिव्यक्तियों से प्राप्त तथ्यों की अंतर्वस्तु की विश्लेषण आसानी से किया जा सकता है। मतलब इसमें जो चीज़ें डेटा प्राप्त होता है एक साथ सभी चीज़ें लिखी होती हैं, भाषाओं की शुद्धता होती है, इसलिए हमें डेटा आसानी से प्राप्त हो जाता है। गुणात्मक तथ्यों को श्रेणी में रखकर मात्रात्मक अथवा परिमाणात्मक तथ्य प्रस्तुत करने में सहायता मिलती है। अगर कोई चीज़ एक जगह किसी चीज़ के गुण लिखे हों तो उसमें डेटा कलेक्ट करना या फिर सारी चीज़ें उसमें सारी बातें अगर एक साथ लिखी हैं तो उनसे डेटा निकालना आसानी होती है। तो ये है गुणात्मक अध्ययन पर आधारित होती है। आगे चलेंगे अंतर्वस्तु विश्लेषण में। तो उपयोगिता क्या होती है इसकी? संचार साधनों की तुलना में ये सहायक होती है। संचार साधन अगर कोई करने हैं तो किस तरह से हम कनेक्टिविटी सुनिश्चित कर सकते हैं, इसमें भी ये सहायता करती है अंतर्वस्तु विश्लेषण। इसमें सभी चीज़ें विश्लेषण करके देखी जाती हैं। अगर कोई समस्या है तो उसमें खुद के अंदर घुसा जाएगा, तो इस तरह की बात होती है विश्लेषण विधि में। प्रचार की विधियों को ज्ञात करने में सहायक होती है। प्राचीन सामाजिक जीवन के अध्ययन में भी ये सहायता करती है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल हो गई अंतर्वस्तु विश्लेषण में। आंकड़ा विश्लेषण विधि क्या होती है?
ये समाज से संबंधित विभिन्न सूचनाओं की प्राप्ति का प्रयास विभिन्न केंद्रीय प्रवृत्तियों की मापों द्वारा किया जाता है। इसमें नंबर्स इकट्ठा किए जाते हैं, सब आंकड़ों पे आधारित ये पूरा विश्लेषण होता है, आंकड़ा आधारित विश्लेषण। और ये इसकी विशेषता क्या है कि यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से की जाती है। आपको डेटा इकट्ठा मिल जाएगा, वहीं से आपको चीज़ें निकालनी है। माध्य माध्यिका बहुलक का प्रयोग करके शुद्ध परिणाम प्राप्त करने की पूर्ण संभावना होती है। इसमें आंकड़ा विधि में विश्वसनीयता परिलक्षित होती है, क्योंकि डेटा आधारित होती है इसलिए विश्वसनीयता होती है। आगे जो विधि है वो सांख्यिकीय विश्लेषण विधि है। सांख्यिकीय विश्लेषण विधि द्वारा संकलित सामग्री को क्रमबद्ध करके विश्लेषण की मदद से विभिन्न सामाजिक तत्वों की वास्तविक वस्तु सूक्ष्म स्थिति को सूक्ष्म और यथार्थ रूप से समझने में आसानी होती है। इतना टफ हिंदी लिखा है कि आप लोग मतलब हो सकता है कंफ्यूज हो जाए। तो सांख्यिकीय आधारित विधि ये होती है कि बहुत सारा जो डेटा होगा उसे कलेक्ट करके आप एक जो छोटी से छोटी समस्या है उसको पकड़ लेंगे और उसी आधार पर, उसी डेटा के आधार पर आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक विधि है कि आप शोध कर सकते हैं, कोई योजना लागू करना है तो उसका जो परिणाम होगा उस पर थोड़ा सा विचार कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आएंगी सांख्यिकीय विश्लेषण विधि में। अब इसकी विशेषताएं क्या होती हैं? तो तथ्यों का समूहीकरण, तथ्यों के सभी समूह अथवा उस पर आधारित निष्कर्ष को सांख्यिकी कहा जाता है। मतलब यही चीज़ लिखा है कि डेटा एकत्रित करके एक जगह लिखना, उसके बाद उसी आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचना, यही है सांख्यिकी। पूर्वानुमान की सुविधा होती है इसमें। देख के अगर हम आंकड़े देख लें तो हमें चीज़ें पता चल सकती हैं कि किस तरह का ये काम करेगा। समंकों के सरलीकरण में आवश्यक, मतलब अगर कोई एक तरह का डेटा है तो उस आधार पर हम उस समस्या को भी देख सकते हैं कि ये एक तरह की समस्या होगी, इसको समाधान करने के लिए हमें यही विधि अपनानी है। फिर ये नियोजन के क्षेत्र में महत्व, इसे नियोजन के क्षेत्र में यूज़ किया जा सकता है। सामाजिक अनुसंधान में व्यक्तिगत ज्ञान और अनुभव में वृद्धि हो सकती है। दोष इसके क्या है? तो सूक्ष्म निरीक्षण की इसमें आवश्यकता होती है, क्योंकि डेटा ज़्यादा होता है। त्रुटि की इसमें संभावना होती है, डेटा कलेक्ट करने में, डेटा एकत्रित करने में परेशानी हो सकती है। औजारों के अयोग्य होने पर अकुशल व्यक्तियों के द्वारा परिणाम निराशापूर्ण होने की संभावना होती है। कोई अगर उतना पढ़ा लिखा ना हो तो डेटा को कलेक्ट कर नहीं सकता है, उसकी सांख्यिकी को अच्छे से मैनेज नहीं कर सकता है। आगे जो चलेंगे, अगली जो विधि है व्यक्तिगत अध्ययन विधि। किसी समस्या के अध्ययन में विस्तृत अध्ययन के द्वारा उसकी वास्तविकता का पता लगाना संभव नहीं हो पाता, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के पास जाकर व्यक्तिगत अध्ययन से परिणाम अपेक्षाकृत शुद्ध और अच्छे आते हैं। मतलब ये जो शुद्ध आंकड़े अगर लेना हो तो हमें एक एक व्यक्ति के पास जहाँ समस्या मौजूद है हर व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा, तो वही है व्यक्तिगत अध्ययन। विशेषता इसकी क्या होती है? तो गुणात्मक विश्लेषण होता है। सामाजिक संबंध सुदृढ़ होते हैं, अगर एक एक व्यक्ति के पास जाएंगे तो संबंध अच्छा बनेगा। व्यवस्थित परिकल्पनाओं के निर्माण में सहायता करता है। ये एक एक व्यक्ति के पास जाएंगे सभी समस्याएं ही सॉल्व हो जाएंगी। तो इस तरह से ये है, सबकी समस्या सुननी है, उसके बाद हमें शोध करना है। दोष इसके क्या है? तो जो तथ्य प्राप्त हुए हैं उनकी विश्वसनीयता की जांच नहीं की जा सकती है। मतलब अगर कोई एक व्यक्ति कुछ चीज़ बता रहा है, कोई अगला व्यक्ति कोई दूसरी चीज़ बता रहा है, तो कितना आप विश्लेषण करेंगे। फिर है इसका एक और दोष है, अधिक समय और अधिक धन का व्यय लगता है। एक एक व्यक्ति के पास जाने पर ज़्यादा समय लगेगा, ज़्यादा धन लगेगा, तो ये इसके दोष हो गए व्यक्ति विश्लेषण के। तो बस इतनी ही शोध प्रणालियाँ, यही इतनी हमें कवर करनी है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर जो नंबर दिया है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सभी हैंड रिटन नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग ग्रेट टाइम क्लास।